नमस्कार। आज हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल शुरुआती लेकिन सबसे जरूरी कदम को समझने वाले हैं। मतलब जब कोई अपराध होता है तो कानून का पहिया असल में घूमना शुरू कैसे होता है। खास तौर पर नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS 2023 के आने के बाद। चलिए इस पूरी FIR की जर्नी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि न्याय का ये पूरा सफर ये शुरू कहाँ से होता है। इसका जवाब उस पहली खबर में छिपा है जो पुलिस तक पहुंचती है। समझिए कि ये वो पहली चिंगारी है जो कानून की पूरी मशीनरी को हरकत में ले आती है। अब सोचिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर तक पहुंचती है, वो एक चौराहे पर आ जाते हैं और यहीं पर उन्हें अपना पहला और सबसे जरूरी फैसला लेना होता है, अपराध को क्लासिफाई करना। मतलब ये तय करना कि अपराध किस कैटेगरी का है, और यहीं से आगे का पूरा कानूनी रास्ता तय होता है। तो पहला रास्ता है संज्ञेय अपराध का, जिसे कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं। आप इन्हें गंभीर किस्म के अपराध मान सकते हैं। BNSS की धारा 216 साफ-साफ कहती है कि इन मामलों में पुलिस को एक बहुत बड़ी पावर मिलती है। वो पावर है बिना किसी वारंट का इंतजार किए सीधे संदिग्ध को गिरफ्तार करने की। ये शक्ति ही इन अपराधों की गंभीरता को दिखाती है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, असंज्ञेय अपराध या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहाँ पर सिचुएशन आप कह सकते हैं बिल्कुल उल्टी है। BNSS की धारा 21N के मुताबिक ये वो मामले हैं जो तुलना में कम गंभीर होते हैं, और इसीलिए कानून यहाँ पुलिस के हाथ एक तरह से बांध देता है। वो मैजिस्ट्रेट से वारंट लिए बिना किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। चलिए अब इन दोनों रास्तों के फर्क को और साफ तरीके से देखते हैं। एक तरफ है संज्ञेय अपराध, जहां पुलिस के पास पूरी पावर है, बिना वारंट अरेस्ट और तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू। वहीं दूसरी तरफ है असंज्ञेय मामले, जहां पुलिस को रुकना पड़ता है। उन्हें हर कदम के लिए, चाहे वो अरेस्ट हो या इन्वेस्टिगेशन, मैजिस्ट्रेट की परमिशन का इंतजार करना पड़ता है। और यही वो सबसे बड़ा फर्क है जो इन दोनों को अलग करता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या होगा अगर एक ही केस में दोनों तरह के अपराध शामिल हों, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो यहाँ कानून कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। जैसा कि VK राव 1961 के केस में भी तय हुआ था, अगर एक केस में कई अपराध हैं और उनमें से सिर्फ एक भी संज्ञेय यानी गंभीर है, तो पूरे के पूरे केस को संज्ञेय ही माना जाएगा। मतलब केस या तो पूरी तरह से कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो ठीक है, अब जब ये तय हो गया कि मामला गंभीर है यानी संज्ञेय है, तो कहानी में एंट्री होती है कानूनी प्रक्रिया के सबसे फेमस डॉक्यूमेंट की, FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो चलिए अब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, FIR का मकसद सिर्फ एक नहीं बल्कि दो हैं। एक आम नागरिक के लिए ये कानून का दरवाज़ा खटखटाने जैसा है, जिससे न्याय की प्रक्रिया शुरू हो सके। और वहीं पुलिस के लिए ये उस पजल का पहला टुकड़ा है, वो पहला सुराग जो उन्हें केस की तह तक ले जाएगा। BNSS की धारा 173 ये पक्का करती है कि FIR लिखने का जो प्रोसेस हो वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो। आप जानकारी चाहें बोल कर दें, लिख कर दें या फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, पुलिस को उसे लिखना ही होगा। फिर उसे आपको पढ़कर सुनाना होगा और आपके साइन लेने होंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, FIR की एक कॉपी मुफ्त में पाना आपका कानूनी हक है। और यहीं पर BNSS की धारा 173 में एक बहुत बड़ा, मैं तो कहूँगा एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है, ज़ीरो FIR। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब विक्टिम को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्राइम किस पुलिस स्टेशन के एरिया में हुआ। वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ये जो जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार की दीवारें थीं, उन्हें ये कॉन्सेप्ट तोड़ देता है ताकि न्याय मिलने में देरी ना हो। अच्छा, FIR को लेकर कुछ आम गलतफहमियां भी हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। समझिए, हर पहली सूचना FIR नहीं होती। जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद पुलिस को दिया गया कोई बयान या किसी गवाह का बयान, ये FIR नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस वालों के बीच का कोई मैसेज जिसका मकसद जांच शुरू करना ना हो, या फिर सीधे मैजिस्ट्रेट के पास की गई शिकायत, ये सब कानूनी तौर पर FIR नहीं माने जाते। चलिए अब उस दूसरे रास्ते की बात करते हैं जो कम गंभीर यानी असंज्ञेय अपराधों के लिए बनाया गया है। BNSS की धारा 174 में इसकी पूरी प्रक्रिया बताई गई है
और ये एफआईआर वाले रास्ते से बिल्कुल अलग है। तो असंज्ञेय मामलों में पुलिस एफआईआर नहीं लिखते। धारा 174 के तहत वो बस इन्फॉर्मेशन को एक खास रजिस्टर में नोट करते हैं और शिकायत करने वाले को सीधा मैजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहते हैं। मतलब यहाँ असली पावर पुलिस के पास नहीं बल्कि मैजिस्ट्रेट के पास होती है। उनकी इजाज़त के बिना इन्वेस्टिगेशन का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो एक बार जब संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर आगे क्या? यहीं से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन यानी जांच ऑफिशियली शुरू हो जाती है। ये वो स्टेज है जहां सबूतों को इकट्ठा किया जाता है। एफआईआर के बाद ही पुलिस का असली डिटेक्टिव वाला काम शुरू होता है। वो क्राइम सीन पर जाते हैं, फैक्ट्स और हालात को समझते हैं, संदिग्धों को पकड़ते हैं और बयान, तलाशी, जब्ती हर तरह से सबूत इकट्ठा करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके पास एक मजबूत केस बन गया है तो वो अपनी सारी फाइंडिंग्स को बीएनएसएस की धारा 193 के तहत एक पुलिस रिपोर्ट, जिसे हम आम भाषा में चार्जशीट कहते हैं, उसमें डालकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर जो कानून के हर स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए। सवाल ये है कि कोर्ट में एक एफआईआर की असल में वैल्यू क्या है, इसका कानूनी वजन कितना है? इसका एकदम सीधा और साफ जवाब है नहीं। एफआईआर अपने आप में कोई सब्सटेंटिव एविडेंस यानी कि मूल साक्ष्य नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एफआईआर के आधार पर ना तो किसी को दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही किसी को बेगुनाह साबित किया जा सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सबूत नहीं है तो इसका फायदा क्या है, इसकी असली भूमिका क्या है? तो इसे ऐसे समझिए कि एफआईआर एक एंकर की तरह काम करती है। इसका इस्तेमाल कोर्ट में ये देखने के लिए होता है कि शिकायत करने वाला अपनी पहली बात पर टिका है या नहीं। अगर वो बाद में अपनी कहानी बदलता है तो एफआईआर से उसकी बात को काटा जा सकता है, यानी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है। हाँ, एक खास सिचुएशन में मान लीजिए अगर शिकायतकर्ता की मौत हो जाती है, तब बीएसए 2023 की धारा 26(1) के तहत यही एफआईआर एक डाइंग डिक्लेरेशन बनकर बहुत मजबूत सबूत बन सकती है। और हाँ, ये भी साबित करती है कि क्राइम की सूचना बिना देरी के दी गई थी। और यही वजह है कि एफआईआर दर्ज कराने में देरी करना किसी भी केस के लिए जहर की तरह हो सकता है। अगर रिपोर्ट करने में बेवजह देर होती है तो कोर्ट के मन में एक शक पैदा हो जाता है। कोर्ट को ये लग सकता है कि इतना समय शायद मनगढ़ंत कहानी बनाने या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए लिया गया। ये एक छोटी सी देरी पूरे केस की नींव को कमजोर कर सकती है। तो आखिर में बस एक सवाल, एफआईआर किसी भी क्रिमिनल केस की नींव होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ एक मजबूत नींव के दम पर ही केस जीता जा सकता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि एफआईआर सफर की शुरुआत है, मंजिल नहीं। असली केस तो उस नींव के ऊपर बनी पूरी इमारत से जीता जाता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस, सबूत और कोर्ट की दलीलें शामिल होती हैं।